क्लास। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के पहले सीएम योगी का क्या नया प्लान? आपस में भिड़ने वाले हैं राहुल और अखिलेश। राहुल की जयकारे से क्या अखिलेश यादव का दम घुटने लगा है? योगी का बुलडोजर आज फिर चला और कैसे बवालियों के होश ठिकाने लग गए? अब इसका क्या? उत्तर प्रदेश में अलग ही लेवल की राजनीति चल रही है। सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव में जो कमियां थीं वो दूर करना शुरू कर दिया और इसकी झलक 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में दिख रही है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का अलग ही खेल चल रहा है। उपचुनाव में अखिलेश यादव के दांव से कांग्रेस हैरान परेशान दिख रही है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि आखिर अखिलेश यादव के दिमाग में चल क्या रहा है। लोकसभा चुनाव में यूपी की 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस हवा में उड़ रही है, लेकिन अखिलेश यादव के एक बयान ने कांग्रेस के गुब्बारे में छेद कर दिया। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में कई बड़े उलटफेर दिखाई दे सकते हैं। योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद पूरी तरह से तैयार हैं और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के लिए भी ये उपचुनाव किसी एग्जाम से कम नहीं। बीजेपी से लड़ने से पहले इंडी गठबंधन को आपसी खींचतान को तो खत्म करना होगा। आपको अखिलेश यादव और कांग्रेस में चल रही दिलचस्प लड़ाई के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए उपचुनाव में क्लीन स्वीप के लिए योगी आदित्यनाथ किस तरह खटाखट और फटाफट अंदाज में एक्शन ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन के बाद जिन वजहों को यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह बताया गया, सीएम योगी उसे सुधारने में जुट गए। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से यूपी में ब्यूरोक्रेसी के हावी होने की खूब चर्चा हुई। लिहाजा सीएम योगी अब इस सिस्टम को सुधारने की ठान चुके, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ राज्य के हर मंडल में जाकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों से मिली फीडबैक के बाद सीएम योगी ने क्या एक्शन लिया है वो भी देखिए। योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कट मैसेज दे दिया कि समस्याओं की सुनवाई में समझौता नहीं होना चाहिए। सीएम ने साफ कर दिया कि एसडीएम और तहसीलदार अपनी ही तहसील में रहकर काम करेंगे। मंडल आयुक्त और जिलाधिकारियों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारियों को 7 दिन के अंदर इसका सर्टिफिकेट देना होगा कि एसडीएम और तहसीलदार अपनी अपनी तहसीलों में रहकर काम कर रहे हैं। जांच के दौरान जो अधिकारी अपनी तहसील में नहीं मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी लोकसभा चुनाव के दौरान जिन जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उदासीनता थी, नाराजगी थी, उन सबको दूर किया जा रहा है। उपचुनाव में बीजेपी नए जोश के साथ उतरेगी माना जा रहा है। बीजेपी उपचुनाव जीतकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है। सुनिए अफसरशाही की को टाइट करने के लिए योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर उनके मंत्री दानिश अंसारी ने क्या कहा है। फिर आपको माफिया मुक्त यूपी को लेकर योगी के एक्शन की तस्वीर और क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच तनातनी की खबरें हैं, इसके बारे में बताऊंगा। धरातल पे हम जनता के बीच में जाके काम करते हैं। उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो अलग अलग जनपदों में जाके जनपदों के विकास कार्य की समीक्षा स्वयं ले रहा है। जनता ने जिस उम्मीद से हमें चुना है, हम उस उम्मीद पर खरे उतरने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एक तरफ अफसरशाही को टाइट करने के लिए योगी एक्शन में है, दूसरी तरफ माफिया मुक्त यूपी का अभियान भी जारी है। यह तस्वीरी यूपी के बरेली की, जहां मुहर्रम के मौके पर बवाल करने के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। इसी तरह बलिया में हत्या के आरोपी के अवैध निर्माण को भी बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया। एक तरफ अपराधियों के ऊपर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो जो लोग कह रहे थे कि अरे लखनऊ में बुलडोजर रुक गया, योगी कमजोर पड़ गए, कोई बुलडोजर नहीं रुका है बॉस। जिन लोगों के पास कागज थे, जो पीड़ित थे, उन पर बुलडोजर रुक गया। जो लोग बवाली थे उनके वो घर पर चल गया। अच्छा, मुठभेड़ में अपराधियों की धरपकड़ भी हो रही है। गोंडा में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश और हत्या के एक मामले में मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस बदमाश पर अपने साथियों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी के एक नेता की हत्या करने का आरोप है। इसी तरह प्रतापगढ़ में भी पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद गैंगरेप के मुख्य आरोपी समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लोकसभा चुनाव की खामियों को दूर करने के लिए योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। दूसरी तरफ यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों से जोश में आई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अलग खींचतान चल रही है। कांग्रेस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से सीट बंटवारे में बराबरी का हिस्सा मांगने लगी, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह के बयान और तस्वीरें आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच राहुल और अखिलेश में बड़ा कौन वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई। लग रहा है कि यूपी में कांग्रेस को बराबरी का हिस्सा देना तो दूर, अब अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी को टक्कर देने की तैयारी शुरू कर दी है। असल में अखिलेश को लगने लगा है कि वो दिल्ली से लखनऊ तक खाली हाथ रह गए और सारी लाइमलाइट राहुल गांधी को मिल रही है। इसलिए अब अखिलेश यादव साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि वो राहुल गांधी के पिछलग्गू नहीं है बॉस, बल्कि अपनी अलग लाइन खींच रहे हैं। क्योंकि भाई वो इस बार इंडिया अलायंस के स्टार हैं, यूपी में सबसे ज्यादा सीटें उन्होंने जीती हैं।
लेकिन यहां तो एक पूरा इकोसिस्टम है जो राहुल गांधी के अलावा किसी को हीरो बनने देता नहीं है। आज अखिलेश यादव आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी का समर्थन करने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गए, जो आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार के खिलाफ धरना देने पहुंचे। इसी तरह कल दिल्ली में बजट को लेकर कांग्रेस की अगुवाई में इंडी गठबंधन की बैठक हुई, लेकिन अखिलेश यादव इस बैठक में शामिल नहीं हुए, ना ही उनका कोई प्रतिनिधि बैठक में पहुंचा। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव टीएमसी के इवेंट में शामिल होने कोलकाता पहुंच गए थे और उन्होंने ममता बनर्जी के साथ मिलकर को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी थी। और यह किसी से छुपा नहीं है कि बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को कोई तवज्जो नहीं देती। उससे पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सांसदों को लेकर मुंबई गए थे और लोकसभा चुनाव में जीत का शक्ति प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने और मुंबई में हुए इसी शक्ति प्रदर्शन में अयोध्या लोकसभा सीट से जीतने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कह दिया था कि यूपी में होने वाले उपचुनाव में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा और अखिलेश का डंका पूरे देश में बजेगा। आप सुनिए अवधेश प्रसाद को, फिर आपको बताऊंगा यूपी में कांग्रेस ने उपचुनाव में कितनी और कौन सी सीटों पर दावेदारी ठोकी। कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया की कोई ताकत, जितनी सीट खाली हुई है सब सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा और माननीय अखिलेश यादव का डंका केवल उत्तर प्रदेश में नहीं सारे देश में बजेगा। सारे देश में राहुल का डंका बचेगा या अखिलेश यादव का? अब ये लड़ाई धीरे धीरे लग रहा है शुरू हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि 10 की 10 सीट पे सपा जीतेगी। सपा जीतेगी मतलब सपा लड़ेगी, यानी कांग्रेस को एक भी सीट देने का मूड नहीं है इन लोगों का। यूपी में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, कांग्रेस 5 पे दावेदारी ठोके बैठी है। इन सीटों पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी और सीसामऊ, इन 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, जबकि गाजियाबाद, सदर, खैर और फूलपुर 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। मझवा सीट संजय निषाद की निषाद पार्टी ने और मीरापुर सीट जयंत चौधरी की आरएलडी ने जीती थी, जो इस वक्त एनडीए के साथ थी। कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उसे इस बार 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले, जिन पर बीजेपी या उसकी सहयोगी पार्टियां जीती थी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कांग्रेस की डिमांड पर अखिलेश यादव ने क्या क्या किया। अजय जी, उपचुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर क्या बातें चल रही है? वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर बात कर रहा है। हम लोगों ने जो भाजपा की जो 5 सीट गठबंधन थी वो डिमांड की है, उसको मांगा है, और कितनी सीट पर आगे चीजें आएंगी ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र और जो हरियाणा का है उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी कह रही कि नहीं, हमको वहाँ पे टिकट दिया जाए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर। अब अस्तुष जी, वो मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है कि कहाँ हरियाणा, पंजाब में कहाँ इनको लड़ना है, महाराष्ट्र में वो तय करेंगे। हम लोग अपनी जो 5 सीट थी बीजेपी और उसी गठबंधन की, उस पर हम लोग ने डिमांड किया है और मुझे लगता है कि उसमें से हमें वो सीटें मिल जाएंगी। भले ही कांग्रेस यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से बराबरी का हिस्सा मांग रही है, लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस को एक भी सीट देने के मूड में नहीं दिख रहे। यही नहीं, अखिलेश ने तो इशारों में यह तक कह दिया कि लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर कांग्रेस जीती वो समाजवादी पार्टी के लोगों की वजह से जीती। आप सुनिए अखिलेश यादव को। कभी हम 3 लोकसभा के सांसद थे, हम लोग लड़े, सरकार से नहीं झुके। न केवल हम 37 एमपी जीते, बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी 6 एमपी समाजवादी पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश में जिताने का काम किया। तो जनता ये देखती है। यानी अखिलेश यादव कांग्रेस और राहुल गांधी को याद दिला रहे हैं कि यूपी में 6 सीट आपने नहीं जीती है, समाजवादी के लोगों ने जिताई है बॉस। हालांकि यूपी में होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर और भी चर्चाएं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सामने सीटों को लेकर एक कंडीशन रख दी है। समाजवादी पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना चाहती है। इंडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी दोनों राज्यों में कुछ सीटें चाहती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में सीट मिलने पर ही सपा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सीट देने का मन बना सकती है। अगर हरियाणा महाराष्ट्र में सीट नहीं मिली तो यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में खटास आ सकती है। यानी कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स खेल तो रही है, लेकिन अखिलेश यादव भी पीछे नहीं। और ऐसा लगने लगा है कि अखिलेश यादव ये जो राहुल गांधी के जयकारे लग रहे हैं उससे थोड़ा परेशान से हो रहे हैं। वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं हूं बॉस इंडी गठबंधन का हीरो जिसने यूपी में कमाल किया। कहां पड़े हो चक्कर। और लगता है अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ संबंधों में आने वाली इस खटास का अंदाजा हो चुका है।
इसलिए यूपी में उपचुनाव से पहले उन्हें अचानक माफिया अतीक अहमद की याद सताने लगी। हालांकि अखिलेश यादव ने अतीक अहमद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यूपी में हो रहे बुलडोजर एक्शन और माफिया अतीक के एनकाउंटर का जिक्र करते हुए योगी सरकार को निशाने पर लेने की कोशिश की। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर आपको बताऊंगा अखिलेश के अतीक प्रेम की वजह क्या है। यूपी में भी जब बुलडोजर चलता था और न्याय के लिए जब लोग जाते थे, एक कदम आगे देखा है हम लोगों ने, एक कदम इससे आगे देखा जो फेक इनकाउंटर देखा। और शायद दुनिया में, देश में कहीं किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा कि लाइव किसी को मार दिया गया हो। देश के बड़े चैनल उस समय लाइव थे, उस समय किसी की जान ले ली गई हो, तब जब वो पुलिस कस्टडी में रहा हो। पुलिस कस्टडी में ये मानते हैं कि सबसे सुरक्षित जगह होती है। अब ये देखिए कि अचानक यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव को माफिया अतीक अहमद क्यों याद आ रहा है। असल में यूपी की फूलपुर सीट पर भी उपचुनाव होना है, जिसे कभी माफिया अतीक अहमद का मजबूत गढ़ माना जाता था। माफिया अतीक अहमद साल 2004 में फूलपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी फूलपुर लोकसभा सीट हार गई। हालांकि फूलपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को बीजेपी कैंडिडेट पर बढ़त मिली थी, इसलिए अखिलेश यादव को लगता है कि अतीक का नाम लेने से फूलपुर सीट पर उनकी जीत पक्की हो सकती है। लेकिन ये संकेत साफ साफ दिख रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के बीच घर्षण होता लग रहा है। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास, सीएए का विरोध, लेकिन बांग्लादेशियों के लिए दरवाजे खोलने को तैयार है ममता बनर्जी। क्यों भाई? वोट बैंक के चक्कर में ममता का वो ऐलान जिसे बांग्लादेश ने ही ठुकरा दिया, और दुर्गा पूजा पंडालों पर ममता सरकार का वो फैसला जिससे हिंदू नाराज है। अब जरा बंगाल से ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अपनी ही तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स में फंस गए। कुछ दिन पहले उन्होंने मुस्लिम वोटर को खुश करने के चक्कर में यह कह दिया कि पश्चिम बंगाल के दरवाजे बांग्लादेशी मुसलमानों को शरण देने के लिए खुले हैं। आप देखिए कि जो देने के लिए आए कानून सीए के खिलाफ हैं। हिंदुओं और सिखों को सुरक्षा देने वाले सीए और देश से घुसपैठियों को निकालने वाले एनआरसी जो आया भी नहीं उसका विरोध कर रही हैं। इन कानूनों के विरोध में कहती हैं कि खून बहा देंगे, लेकिन बंगाल में सीए एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। वो ममता बनर्जी आज बांग्लादेशी मुसलमानों को बंगाल में बुलाने का खुला ऑफर दे रही हैं। ममता बनर्जी के सियासी पैंतरे से भले ही उनका वोटर खुश हो जाए, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने ही इस पर आपत्ति जता दी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी बांग्लादेश के लोगों में कंफ्यूजन फैला रही हैं और भारत सरकार को इस मामले को देखना चाहिए। ममता बनर्जी का यह बयान सिर्फ एक वोट बैंक वाली सियासी साजिश नहीं, बल्कि देश के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी का पूरा बयान दिखाता हूं। दरअसल कुछ दिन पहले बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में एक हिंसक आंदोलन हुआ, जिसमें 140 लोगों की मौत हो गई। इस पर ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली में कहा कि मैं बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो दूसरा देश है। इस बारे में भारत सरकार बोलेगी, लेकिन अगर बांग्लादेश से असहाय लोग बंगाल का दरवाजा खटखटाते हैं तो हम उन्हें आश्रय देंगे। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव है कि अगर कोई मुसीबत में है तो पड़ोसी देश मदद कर सकता है। गजब की बात है। हिंदू पाकिस्तान में मुसीबत में है, सिख मुसीबत में है, वो कहीं और नहीं जा सकता भारत छोड़कर, तो सीए का विरोध होता है। लेकिन बांग्लादेश के लोगों के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं कि भाई अरे कोई मुसीबत में है, यूएन कहता है कि भाई मदद करनी चाहिए। एक तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, और उसके तुरंत बाद कहती हैं कि बांग्लादेशियों को शरण दे देंगे। दरअसल ममता बनर्जी का यह बयान पूरी तरह मुस्लिम वोटर को ध्यान में रखकर दिया गया लगता है, क्योंकि वो ना तो भारत सरकार की विदेश मंत्री हैं और ना ही विदेश मंत्रालय की कोई प्रवक्ता। वो सिर्फ एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और उन्हें इस तरह के संवेदनशील इंटरनेशनल मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है। वो नहीं खोल सकती बंगाल के दरवाजे भाई कि आओ आओ आ जाओ। इंडिया खोल सकता है, भारत खोल सकता है कि कौन आएगा भारत के बॉर्डर पार करके। ममता बनर्जी थोड़ी कर सकती है, उनको पता नहीं है क्या? सब पता है उनको। और इसलिए बांग्लादेश की सरकार ने ममता बनर्जी के बयान पर आपत्ति जता दी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन उनकी टिप्पणियों ने भ्रम पैदा किया और इससे लोगों के गुमराह होने की गुंजाइश है। इसलिए हमने भारत सरकार को एक नोट दिया है।
यानी जिस बांग्लादेश के अंदरूनी मामले में भारत सरकार दखल नहीं दे रही, उसमें ममता बनर्जी बांग्लादेश के मुसलमानों को भारत बुला रही है, बांग्लादेश के लोगों को भारत बुला रही है। वैसे ही आज की तारीख में पूरा बंगाल बांग्लादेश में आए शरणार्थियों की वजह से डेमोग्राफी के संकट से जूझ रहा है, ये आरोप लगते हैं। खुद बांग्लादेश से आए लाखों लोगों का अब तक भारत की जो आए हैं उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली। ऐसे में ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को बंगाल में क्यों बुला रही हैं भाई? ममता बनर्जी अच्छी तरह जानती हैं कि इस तरह वो किसी भी बांग्लादेशी को बंगाल में कानूनी तौर पर शरण नहीं दे सकती, क्योंकि यह मामला पूरी तरह भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अंदर आता है। और दूसरी बात, बांग्लादेशी मुसलमानों को बुलाने के लिए ममता बनर्जी जिस यूनाइटेड नेशन समझौते की बात कर रही है उसमें भारत शामिल ही नहीं है। दरअसल यूएन ने यूरोप के शरणार्थियों के लिए 1951 में एक प्रस्ताव पारित किया। इसे द रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 कहा जाता है। इसे 1954 में लागू किया गया। इस समझौते के तहत इंटरनेशनल लेवल पर शरणार्थियों की सुरक्षा और अधिकार दिए जाते हैं। 1967 में इसमें संशोधन करके दुनिया के 190 देशों में से 140 देशों ने इस पर साइन किए, लेकिन भारत ने इस समझौते पर साइन नहीं किए। इसलिए यूएन के प्रस्ताव के तहत भारत किसी को नागरिकता नहीं देता है। हालांकि भारत में शरणार्थियों को लेकर अपने नियम कानून है, जिसके तहत भारत के लोगों को शरण देने का प्रावधान है भारत में, लेकिन राज्यों के पास किसी भी विदेशी शरणार्थी को स्टेटस देने का या शरण देने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी ममता बनर्जी अगर यह कहती हैं कि बांग्लादेशी पीड़ित यहां आ सकते हैं, तो भाई आरोप तो लगेंगे कि यह मुस्लिम वोट बैंक के लिए हो रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी खुद को मुसलमानों का हितैषी साबित करने में लगी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान और दूसरे देशों से जान बचाकर आए हिंदुओं, सिखों, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता देने की बात आती है तो वो भड़क जाती है। सीए और एनआरसी जैसे कानूनों का विरोध करने लगती। लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल में ममता बनर्जी ने कहा कि हम यूसीसी स्वीकार नहीं करेंगे, आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, हम रॉयल बंगाल टाइगर की तरह हैं और देश के लिए खून बहाने को तैयार हैं। मई में एक चुनाव रैली में उन्होंने कहा कि सीए और एनआरसी एक साजिश है और इसे बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की बात आती है तो उनका हृदय पिघल जाता है। उनके लिए बांग्लादेश में जो पीड़ित हैं वो असहाय हो जाते हैं। ममता बनर्जी के इस सियासी बयान से देश के लिए किस तरह खतरा हो सकता है, आज आपको यह भी समझना चाहिए। दरअसल भारत के बॉर्डर बहुत पोरस इलाके हैं, यानी बॉर्डर पर ज्यादातर हिस्से में पहाड़, पानी और उबड़-खाबड़ रास्ते हैं। बॉर्डर की सुरक्षा करना बहुत बड़ी चुनौती है। अगर इन बॉर्डर से शरणार्थी बुलाए जाते हैं तो 3 सबसे बड़ी समस्याएं पैदा होंगी। वहां के रहने वाले लोगों के लोकल संसाधनों पर कब्जा होना शुरू होगा। हालांकि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की वजह से पूरा बंगाल ऑलरेडी संघर्ष कर रहा है, यह आरोप लगता है। इसके अलावा जनसंख्या बढ़ने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा और विदेश नीति, बॉर्डर सिक्योरिटी पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बिना सोचे समझे शरणार्थियों को पनाह देने से किस तरह असर पड़ता है, इसे जर्मनी और तुर्की के उदाहरण से समझा जा सकता है। आईएमएफ की एक स्टडी के मुताबिक 2015 में बड़ी संख्या में शरणार्थी सीरिया, अफगानिस्तान और इराक से जर्मनी और यूरोप के देशों में पहुंचे। इन शरणार्थियों के आने से जर्मनी का सालाना खर्च 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। इसके अलावा जर्मनी की कानून व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा। 2015-16 में जर्मनी में हिंसक अपराध 10% बढ़ गए। इन अपराधों में शरणार्थियों की भूमिका 90% बताई गई। इसके अलावा इसी दौरान तुर्की में शरणार्थियों के आने से हर साल अपराध के मामले 1.5 लाख बढ़ गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के बड़े बड़े अमीर देश अपने यहां शरणार्थियों को घुसने नहीं देते। आपको कुछ देशों का उदाहरण देता हूं, जैसे चीन, जहां की आबादी करीब 142 करोड़ है, लेकिन वहां शरणार्थी कितने हैं? 526, 10 साल। जापान, आबादी है 12 करोड़, शरणार्थी कितने हैं? 16,150। साउथ कोरिया, आबादी है 5 करोड़, शरणार्थी हैं 16,112। भारत, कुल शरणार्थी हैं 4,05,000 और रजिस्टर्ड शरणार्थी हैं 2,13,000। और 2 लाख की तो खबर ही नहीं, ऐसा कहा जाता है। सबसे बड़ी हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि अरब देशों में सीरिया और गाजा से गए लोगों को वीजा नहीं मिलता है। युद्ध की वजह से इन देशों से आने वाले लोग अरब देशों में श्रमिक अप्रवासियों के रूप में स्वीकार किए गए, लेकिन उन्हें शरणार्थी का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन हमारे यहां कुछ नेता वोट बैंक के चक्कर में शरण देने को तैयार है। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आज ममता सरकार ने एक ऐसा फैसला कर दिया जिससे हिंदुओं में बड़ा गुस्सा और नाराजगी। दरअसल नवरात्रों में पश्चिम बंगाल में बड़ी धूमधाम से दुर्गा पूजा पंडाल लगाया जाता है। यह हिंदुओं की आस्था और परंपरा का बहुत बड़ा पर्व है, लेकिन इसे लेकर ममता सरकार ने एक नया आदेश जारी कर दिया। अब पूजा पंडाल बनाने से पहले पुलिस को पंडाल की थीम के बारे में जानकारी देनी होगी, यानी अब पुलिस की मंजूरी के बाद ही थीम पंडाल बनेगा। इसके अलावा पंडाल बनाते वक्त आयोजकों को सभी धर्मों का ध्यान रखना होगा।
दरअसल पिछले साल कोलकाता में अयोध्या के राम मंदिर थीम पर पंडाल बनाया गया था, जिससे बंगाल में सियासी बवाल हो गया। इसलिए बीजेपी का आरोप है कि अपने मुस्लिम वोटर को खुश करने के लिए ममता सरकार ऐसे फैसले ले रही है। यह बीजेपी आरोप लगा रही है। लेकिन चीजें चल रही हैं, मामला चल रहा है। बंगाल में शरणार्थियों वाली आफत आएगी या नहीं, यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन पाठशाला में अब बात आसमानी आफत, बाढ़ बारिश का वो कहर जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखिए देश में क्या हो रहा है।